एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे पैथो का सबसे पहला टॉपिक दैट इज सेल इंजरी। और ये एक पोटेंट LAQ का क्वेश्चन बनता है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो यूजुअली 20 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में कुछ एक इनके टर्म्स आ गए। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल इंजरी के बारे में हम देखें तो सेल को चोट लग गई, इंजरी मतलब चोट लगना, राइट। तो सेल इंजरी मतलब किसी भी तरह से सेल को हमारी चोट लग चुकी है। अब वो चोट हो सकता है कि किसी ने आपको मारा हो, या तो हो सकता है किसी ने आपको इमोशनल तकलीफ दिया हो, जैसे ब्रेकअप, राइट। इस हर केस में सेल का इंजरी एक्चुअली सेल इंजरी है नहीं, ये सिर्फ हम याद करने के लिए, समझने के लिए समझ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू एक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर, जिसके कारण इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण बॉडी को स्ट्रेस के अंदर अगर जाना पड़ा, तो स्ट्रेस के केस में बॉडी कोशिश करेगी कि हम होम्योस्टैसिस जैसा कंडीशन मेंटेन कर सके। दैट विल लीड टू फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। अब हो गया काज, यदि किसी को स्ट्रेस लगा है ना, तो क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकते हैं? तो इसके मेजर 3 रिस्पॉन्स होते हैं। देखो, एक नॉर्मल सेल है, तो अगर तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर है, या किसी का फंक्शनल डिमांड अगर कम ज्यादा हुआ है, समझ रहे हो। फंक्शनल डिमांड, मान लो काजल दी हार्ट की कैपेसिटी अब एज के साथ कम हो गई है, लेकिन जो बंदा है उसको अगर ज्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए, या वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको हार्ट रेट ज्यादा चाहिए, पंपिंग ज्यादा चाहिए, तो क्या करेगा? जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनली हाइपरट्रोफी कर लेगा, एट्रोफी कर लेगा। तो दैट इज, अगर फंक्शनल डिमांड अल्टर्ड हो रहा है, उस केस में पहला होता है दैट ये हो जाता है अडेप्टेशन की तरफ, ठीक है। अब एडेप्टेशन में क्या हुआ? जैसे ही स्ट्रेस रिमूव हुआ तो ये नॉर्मल की तरफ रीस्टोर हो जाता है। वाइल अगर किसी को माइल्ड स्ट्रेस मिला है, माइल्ड स्ट्रेस में रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, जैसे ही स्ट्रेस हटा तो ये रिस्टोर टू नॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखो कि इन केस ऑफ, अगर हम समझे स्मोकिंग, ठीक है, तो आपने बॉडी को, थ्रोट को स्ट्रेस दिया, ठीक। अब आपने जैसे ही स्ट्रेस दिया, अब अगर ये इनिशियल है, माइल्ड है, थोड़े टाइम के लिए है, तो जैसे ही आप स्ट्रेस हटाओगे, वापस जो सिलिया है, वापस जितना भी फैक्टर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये क्रोनिक हो जाता है तो इट विल लीड टू सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस। सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस विल लीड टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसके कारण डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया, न्यूप्लेजिया की तरफ चले जाने लगता है ये, और इसके कारण अल्टीमेटली हो जाएगा सेल डेथ। दैट इज, उसके अंदर 2 टॉपिक है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का टॉपिक। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो चार्ट है, ये हमारे हर्षमोहन के अंकल में है, मतलब हर्षमोहन में है। अब हम समझते हैं है क्या सीन पूरा का पूरा एक्चुअल। अब ये क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं काजल दी, जिससे मैं मानूं कि सेल को इंजरी हो? जैसे आपको चोट लगने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। किसी ने डंडा मार दिया, इससे हो सकता है। किसी ने गलती से थोड़ा सा भी मारा, कोई अगर सॉफ्ट सेंसिटिव इंसान है उसको भी लग सकता है। तो सेल की इंजरी के लिए इटियोलॉजी क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सेल की इटियोलॉजी के लिए, दैट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है जो कि सेल को इंजरी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा फिजिकल एजेंट्स हो गए, केमिकल एजेंट्स हो गए, जैसे कि किसी ने पेस्टिसाइड खा लिया तो उस सेल को स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट। इसके अलावा माइक्रोबियल एजेंट हो सकते हैं, किसी को इन्फेक्शन हो गया। एजिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सभी जो नॉर्मल सेल की प्रोसेस है वो कम होंगी ही होंगी। किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, और एक आता है इडियोपैथिक जिसका कॉज हमें नहीं पता, मतलब अगर इन सबको हमने छांट लिया, हमको कुछ नहीं मिला, तो वो कॉज जाता है इडियोपैथिक की तरफ। अब आते हैं मेजर 2 कैटेगरी होते हैं। एक तो होता है काजल दी एंडोजीनस। एंडोजीनस मतलब जेनेटिक, कि काजल दी किसी को जेनेटिक ही ऑटो इम्यून डिसीज मिला है, राइट, या किसी को जेनेटिक ऐसा कुछ किसी भी तरह का, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, राइट, या कोई भी ऐसा जेनेटिक जीन आया है, तो उस केस में हमको जेनेटिक अगर देखा जाए तो वो एंडोजीनस होता है। मतलब वो आपने बाहर से कहीं से गैदर नहीं किया, वो आपको बचपन से ही मिला है। जैसे कि कुछ लोग निमोनिया के लिए बहुत प्रोन होते हैं, राइट, तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको बचपन से मिली है, दैट नॉट बी इवन जेनेटिक, बट जेनेटिक एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि आपके फैमिली में चलता आया है डायबिटीज, तो डायबिटीज आपको भी हुआ, आपके दादाजी को भी हुआ, आपके नाना जी को, जिसको भी जिन जिन को होता है, तो एक फैमिली जनरेशन है। तो कुछ चीजें, कुछ ऐसे डिसीजेस, कुछ ऐसे कंडीशन जो आपको जेनेटिकली मिला है, हेरिडिटरी है। और दूसरा होता है एक्सोजीनस, जो आप या कोई भी इंसान एक नॉर्मल वेल मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ के साथ पैदा हुआ था, लेकिन ड्यू टू एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ एक्सोजीनस फैक्टर, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, माइक्रोबियल हो, उसको अब उसका जो सेल है वो इंजर्ड हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला है हमारे पास हाइपोक्सिया।
हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? कम ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो देखो थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन, ये एक आर्टरी है, ठीक है, इस पे थ्रोम्बस यहाँ बन गया, तो अब क्या होगा, समझो यहाँ से ब्लड सप्लाई आ रहा है, अब इस थ्रोम्बस के कारण यहाँ से नहीं जा पा रहा ना, तो अभी इस पूरे पार्ट में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा, है ना, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया से इस्चीमिया होगा, और इस्चीमिया अगर परसिस्टेंट रह गया, अगर वो ऑक्लूजन नहीं गया, तो फिर वो नेक्रोसिस की तरफ चला जाएगा, तो थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन। इसके अलावा होता है हाइपोक्सेमिया, दिस इज नॉट हाइपोक्सिया, दिस इज हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया मतलब क्या होता है कि आरबीसी है, ठीक है, ये हमारे 4 आरबीसी है, इन चारों में हमने देखा कि कैजुअल्टी ऑक्सीजन लगना चाहिए, राइट, ये, पर अगर किसी भी तरह से हमारा जो आरबीसी है उसका ऑक्सीजनेशन ही कम हो रहा है, नॉर्मल से कम हो रहा है, दैट इज हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया, ठीक है। इसके अलावा आता है एनीमिया, तो एनीमिया में हमको बहुत कॉमनली हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, काजल्दी हीमोग्लोबिन का काउंट यूजुअली कम, हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हीमोग्लोबिन आर दी कैरियर जो कि ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसका रीजन ये होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एफिनिटी 200 से 300 गुना ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन की खुद की एफिनिटी। तो सीधी सी बात है कि अगर आरबीसी को, हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो वो HbCO बनाना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाना ज्यादा पसंद करेगा रेदर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, क्योंकि हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 300 ज्यादा पसंद है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण। और ये एक और चीज होती है कि ये जो बाइंडिंग होती है ना, ये इरिवर्सिबल होती है काइंड ऑफ, है ना, तो पूरी तरह से वो आरबीसी, वो हीमोग्लोबिन तो गया, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब इसको तोड़ना ऑक्सीजन के बस के बाद इतनी यूजुअली होगा नहीं। फिर आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में हो गया जैसे कि काजल, किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में चोट लगा तो सीधी सी बात है जहां चोट लगा वहां का सेल इंजर्ड होगा। किसी को थर्मल ट्रॉमा लगा, मतलब एकदम ही सर्दी हो गई तो तब भी सेल को इंजरी है, एकदम ही गर्माहट हो जाते तो हमने तो फिजिकल लेवल पे जो हम देखते हैं कि काजल दी किसी को स्ट्रोक हो रहा है, हमारा स्किन का कलर वो हो रहा है। इसके अलावा सेल को भी इंजरी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगा किसी को तो शॉक इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक, तो इन ये रेडिएशन थेरेपी हो गया, हॉट कोल्ड हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब केसेस में ही बॉडी के लिए वो फिजिकल एजेंट का ट्रॉमा है जो कि सेल को इंजर करेगा। नाउ कम टू केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में आता है अल्कली, जैसे किसी को बहुत ही मन हुआ उसने NaOH पी लिया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, खत्म। किसी ने एसिड पी लिया, एसिड पीने का केस तो हमने बहुत ज्यादा सुना है, पढ़ा भी है, राइट, H2SO4 पी लिया, HCl पी लिया। अब होता क्या, देखो एक चीज जो हमको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, दैट इज अल्कली जो पॉइजन है वो ज्यादा खराब है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एसिड का पॉइजन। अब इसका रीजन होता है, देखो मैंने इसको कैसे याद किया ना, अल्कली में आता है L, राइट, तो इसमें होता है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि ये आपको आज ही नहीं, ये आपको फॉरेंसिक में भी, ये आपको ENT वगैरह में भी पूछते हैं, तो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है। और C है तो C का मतलब है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब लिक्विफेटिव जो है L, वो क्या करेगा आपको, वो लिक्विड, नाम से समझ में आ रहा है कि काजल पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको लिक्विड बना देगा, और कोगुलेटिव या केशियस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस है तो कोगुलेशन करा देगा। होता क्या है कि जब अल्कली है, अल्कली लिक्विफेटिव नेक्रोसिस बनाने के कारण सेल के अंदर तक डैमेज कर पाता है, बट जो एसिड होता है इन केस ऑफ, ये कोगुलेशन करवाते हैं, राइट, और कोगुलेशन करवाने के कारण ये सेल के ऊपर एक बैरियर बना देता है। अभी के लिए हम इतना समझे तो कोगुलेशन करके ये सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ही बना देता है, तो फर्दर एसिड उसको और डैमेज नहीं कर पाएगा, दिस इज रीजन। इसके अलावा केमिकल पॉइजन आपने खा लिया, चाहे साइनाइड हो, मर्करी हो, कुछ भी खा लिया, दे आर वेरी पावरफुल। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केमिकल सेल इंजरी। इसके अलावा आते हैं माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में आ गया बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगस, जितने भी हमने इन्फेक्शन देखा, इन्फेक्शन सेल को डैमेज करेगा ही करेगा। इम्यूनोलॉजिकल में देखो तो किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो हमारा सेल को डैमेज होगा ही होगा, हाइपर सेंसिटिविटी है, ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून तो और ज्यादा काइंड ऑफ सीवियर फॉर्म हो जाता है, राइट, तो ये सारे केसेस में हमको इम्यूनोलॉजिकल देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर किसी ने स्टारवेशन कर दिया तो स्टारवेशन में एक सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि अगर बॉडी ने एक बार आदत डाल दिया, आपने 10 दिन रात में नहीं खाया, तो बॉडी क्या करेगी ना, शाम के बाद ही, दोपहर के बाद ही खाना प्रोटेक्ट करने लगेगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्टारवेशन।
तो बॉडी के लिए ज़रूरी है कि जिस टाइम पे आप उसको मील देते आए हैं आप उस टाइम पे उसको फीड करें, नहीं तो इट बिकम काइंड ऑफ अ सर्टेन डेंजरस कंडीशन फॉर द बॉडी, और वो आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ चलाने लगती है, सो दैट वी डू नॉट लीड इनटू द और लेड इनटू द स्टार्वेशन। फिर विटामिन डेफिशिएंसी, खासकर अगर जैसे विटामिन ए है तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि काजल दी विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ज़ेरोफ्थेल्मिया हो सकता है, ब्लैक होल हो सकता है, राइट। तो बहुत सारी जो हमने ऐसे विटामिन ए डेफिशिएंसी पढ़ा है, तो हमने पता है कि काजल दी आई को मेनली इंजरी करता है। इसके अलावा विटामिन ई है, मेनली टोकोफेरॉल का फॉर्म स्टेरिलिटी तक कॉज कर सकता है। तो ये छोटे छोटे विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एजिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एजिंग जैसे ही होगा इंसान का रिपेयर और रिजुविनेट करने का, रेप्लिकेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कम होगा ही होगा। बात करें साइकोजेनिक, हम सोचते हैं काजल दी स्ट्रेस लेने से क्या ही होगा, नहीं, स्ट्रेस लेने से बहुत कुछ हो रहा है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में परमानेंट और परसिस्टेंट स्टेरॉइड कॉर्टिसोल का लेवल रिलीज करवाता है, एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस टू द बॉडी, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कुछ है इडियोपैथिक कॉजेज जिसका कॉज हमको नहीं पता है। सो दिस आर सम 7 8 9 कॉजेज जिसके कारण सेल इंजरी हो सकता है। और फिर इसके बाद आगे आते हैं कि सेल अडेप्टेशन में क्या क्या चीजें हैं। सेल अडेप्टेशन में भी आता है एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो ये कुछ अलग अलग तरीके जिसके कारण सेल अडेप्ट करने की कोशिश करती है, और ये जितने भी टॉपिक है वो ऐसे क्यों बन सकते हैं, इसीलिए हम उसको आने वाले 3-4 टॉपिक में कवर कर रहे होंगे अलग अलग करके, ताकि वो वीडियो शॉर्ट रहे बट आपको सारे टॉपिक समझ में आए, चाहे वो फिजियोलॉजिकल पार्ट हो या पैथोलॉजिकल पार्ट हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।